नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज हम बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की, क्योंकि इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तरफ से रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। मीटिंगों का दौर जारी है और इस बीच में सबसे बड़ी खबर विपक्ष के खेमे से आई है कि विपक्ष की एका में एक बार फिर से फूट नजर आ रही है, क्योंकि कुछ दल उसकी मीटिंग्स में नहीं पहुंचे हैं। तो क्या जो आने वाला मॉनसून सत्र है वो उसका इस पर असर दिखेगा, ये भी जानने समझने की बात होगी। इसके साथ ही साथ बात होगी कि किस तरह से उत्तराखंड विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा है, क्योंकि बात जब विकास की होगी तो ये बात जरूर होगी कि निवेश को लेकर के 1 लाख करोड़ रुपए धरातल पर उतर रहे हैं उत्तराखंड में। किस तरह से तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा और ये जो पूरा निवेश हो रहा है किस तरह से राज्य को आगे लेकर जाएगा, इस पर हम विस्तार से आपको खबर दिखाएंगे। साथ ही साथ बात होगी कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की ही तर्ज पर एक और धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और 6 राज्यों से 10 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। कितना बड़ा यह गिरोह सामने आया है, इस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे क्या है न्यूज नाइट की हेडलाइंस। संसद के मॉनसून सत्र के लिए सरकार तैयार, विपक्ष में तकरार। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा डिजिटल होंगे सदन के कामकाज। तो सत्र से पहले बुलाई गई विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं हुई आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड में धरातल पर उतरा 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश। निवेश उत्सव में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। 1271 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कहा प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के विकास में नहीं छोड़ते कोई कसर। साल के अंत तक तैयार होगी स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप। तेलंगाना के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। अगस्त या सितंबर 2027 तक शुरू होगा बुलेट ट्रेन का परिचालन। भारत बनेगा रेलवे के क्षेत्र में बड़ा एक्सपोर्टर। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, इसके नारे के साथ ही वाराणसी में शुरू हुआ युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा युवाओं को नशा मुक्त कर काशी से रखी जा रही है विकसित भारत की नींव। और यूपी पुलिस ने किया एक और अवैध धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़। आगरा पुलिस ने 6 राज्यों से 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगरा से लापता 2 बहनों के मामले की जांच में हुआ खुलासा। आईएसआईएस के कट्टरपंथी मॉड्यूल्स पर कर रहे थे काम। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की, जो 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 21 बैठकें होंगी और 13 अगस्त से लेकर 17 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक, माफ कीजिएगा, 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक संसद के दोनों सदनों की कोई बैठक नहीं होगी। सरकार इस सत्र में 8 नए बिल लाने जा रही है और इसके साथ ही जो एसआईआर बिहार में इस वक्त राजनीति का सबब बना हुआ है और उसके साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर समेत तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो इस समय राजनीति का केंद्र बने हुए हैं और इन मुद्दों की छाया भी संसद के इस सत्र पर पड़ने की संभावना है। वहीं विपक्षी दलों की फूट भी सत्र से पहले एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश और पारित करने की योजना बना रही है। यह सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। हालांकि 13 और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोहों के कारण संसद की कार्यवाही नहीं होगी। संसद के सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार जीएसटी संशोधन विधेयक 2025 और कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 समेत कई विधेयकों को लोकसभा में लाने की तैयारी कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उस पे भी चर्चा तो होगी। सरकार भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पे चर्चा के लिए आगे आएंगे। कई बिल्स हैं जो इस सत्र में आएंगे।
जैसे शिपिंग बिल है, पोर्ट्स बिल है, मर्चेंट बिल्स हैं, स्पोर्ट्स का बिल है और जन विश्वास बिल है, एजुकेशन का कई महत्वपूर्ण बिल्स हैं जो इस मानसून सत्र में आने वाले हैं। लोकसभा सचिवालय ने संसद के कामकाज को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए कई नई पहलें की हैं। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में पारदर्शिता, समावेशिता और संसदीय प्रक्रिया की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से इन पहलों को आगे बढ़ाया गया है। सभी सांसदों की सीटों पर मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस लगाए गए हैं, जिसमें वो डिजिटल तरीके से उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और संसदीय प्रक्रिया अधिक कुशल बनेगी। तो हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से एक ई विधान कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। तो सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं, हमारे देश में जितना विधानसभा है सब में पूर्ण रूप से डिजिटल हो। तो मेरे मंत्रालय स्टेट के असेंबलीज़ के स्पीकर के साथ तालमेल करके असेंबलीज़ में भी पूरा ई विधान का वन नेशन वन एप्लीकेशन इस कंसेप्ट में हम लोग ने लागू किया है। तो अब सारा देश में जितना हमारा असेंबलीज़ है वो सब डिजिटल हो रहे हैं। इस बीच संसद के मॉनसून सत्र से पहले विपक्षी गठबंधन की आपसी खींचतान फिर से सतह पर आ गई है। भाजपा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मॉनसून सत्र से पहले इंडी गठबंधन में टकराव और बिखराव दोनों दिख रहा है। इंडी गठबंधन के अंदर तकरार और बिखराव दिखाई पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि वो अब इंडी गठबंधन से अलग है। तो हम तो यह अपेक्षा करते हैं कि एक सकारात्मक दृष्टि से इस संसद के सत्र का प्रभावी और उपयोगी प्रयोग विपक्ष के द्वारा किया जाए। मॉनसून सत्र की गहमागहमी के बीच शनिवार को इंडी गठबंधन ने वर्चुअल बैठक बुलाई, जिसमें मॉनसून सत्र से संबंधित रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कुमार, सबसे पहले तो विपक्षी एकता की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो इस गठबंधन के साथ नहीं है और तमाम जो दूसरे दल हैं, टीएमसी ज़रूर इसमें शामिल हुई या नहीं ये आप विस्तार से बताएंगे, लेकिन जो इनकी एकता है वो भी तमाम जो अवसर है उनको देखते हुए जुड़ी हुई लगती है। कैसे देखते हैं कि संसद के इस मॉनसून सत्र से पहले विपक्षी एकता, कैसे आकलन करेंगे उसकी? देखिए निखिल, अभी एक ट्वीट आया जयराम रमेश का, और जयराम रमेश ने यह दावा किया है इस ट्वीट के जरिए, और उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी डाला है और उन्होंने दावा किया है कि इंडी गठबंधन की जो बैठक शुरू हुई है 7 बजे शाम से वर्चुअल बैठक है। चूंकि हम अगर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हम अगर पत्रकार हैं, अगर वो बैठक कांग्रेस कार्यालय में होती, पहले 10 राजाजी बाग में होने वाली थी जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है, तो वहां पर हम पत्रकार अगर होते तो देखते कि कौन कौन नेता उसमें शामिल हो रहा है। लेकिन चूंकि ये वर्चुअल बैठक है और वर्चुअल बैठक में लोग अपने अपने घरों से या लोग अपने अपने स्थान से वर्चुअल बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो जयराम रमेश ने जो ट्वीट डाला है और ट्वीट में जो उनका स्क्रीनशॉट है, उस स्क्रीनशॉट में मैं जहां तक देख रहा हूं कि उन्होंने 24 दल के शामिल होने का दावा किया है। और जो भी दल, अगर हम कहें कि उमर अब्दुल्ला ने भी विरोध किया था कि अभी इंडी गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही किनारा कर लिया था और तृणमूल कांग्रेस की भी भाग लेने की संभावना नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शहीदी दिवस है 21 तारीख को, तो शहीदी दिवस में हमारे सारे लोग बंगाल में रहेंगे, जो बड़े बड़े नेता है बंगाल में रहेंगे, इसलिए हम लोग शामिल नहीं हो पाए। ये उन्होंने नहीं कहा कि हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन आप अगर तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी का अगर बयान देखेंगे, आप विगत का बयान उनका देखेंगे, तो उन्होंने इंडी गठबंधन पर कड़ा प्रहार किया था और खासकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया था। लेकिन जो स्क्रीनशॉट में देखने को मिल रहा है उसमें हेमंत सोरेन भी शामिल हैं, उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं और अभिषेक बनर्जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो भी शामिल हैं। तो ये दर्शाता है कि इंडी गठबंधन बनता और बिगड़ता है, यानी कि 6 बैठकें अभी तक हो चुकी हैं और बहुत सारे जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो दल के नेता हैं, उन्होंने इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाया है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से इंडी गठबंधन में वो शामिल हुए और जिस तरीके से लोकसभा में उनका हश्र हुआ,
यानी कि दिल्ली की 7 सीटें हारे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर लड़ी। हालांकि पंजाब में उनका गठबंधन नहीं था, पंजाब में भी उनको शिकस्त मिली। तो लेकिन जब उपचुनाव जो हुए उसमें पंजाब में उन्होंने कांग्रेस पर शानदार जीत दर्ज की और गुजरात में भी उन्होंने बिजवासन सीट जो है वो बीजेपी को हरा कर जीता। तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर हम कांग्रेस के खिलाफ स्टैंड लेकर चुनाव लड़ते हैं, चुनावी रणनीति बनाते हैं, तो हम सफल होते हैं। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के खिलाफ उनका जो झंडा है वो और बुलंद होगा। गुजरात का चुनाव आने वाला है या पंजाब का चुनाव आने वाला है, यहां तक कि उन्होंने बिहार में भी कैंडिडेट अपने उतारने की घोषणा की है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो, जैसा कि जयराम रमेश कह रहे हैं, ये जो 24 दल हैं उसमें जो एजेंडा तय किया गया है, पहला एजेंडा तो था जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो उन्होंने, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद उन्होंने विपक्षी दलों ने मांग की थी, इंडी गठबंधन ने मांग की थी कि एक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, इन्फ्लेशन का मुद्दा है, या ट्रंप और जो टैरिफ का मुद्दा है उसको लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई है। हालांकि जो कुछ भी होगा वो 8:15 पर जब प्रमोद तिवारी आएंगे, प्रेस से मुखातिब होंगे, तो वो सारी डिटेल बताएंगे कि आखिर बैठक में क्या क्या हुआ। जी, तो आपसे थोड़ी देर में शायद आपको पता चल सकेगा कि इस बैठक में क्या क्या हुआ। लेकिन इस इंडी गठबंधन को लेकर बार बार ये कहा जाता रहा है और देखा भी जाता है कि अवसरों का गठबंधन है ये। अब जो संसद का मॉनसून सत्र है उसको किस तरह से एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं विपक्षी दल, कैसे इसको देखते हैं? क्या कुछ उनका एजेंडा रहने जा रहा है वहां पर? मैंने आपको दो एजेंडा बताया कि पहला जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इनका, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें भारत को कितना नुकसान हुआ। बार बार राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि इतने विमान भारत के गिरे हैं, लेकिन सेना के जो प्रवक्ता है उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा संसद में जो सत्ता पक्ष है वो पूरी तरीके से तैयार है जवाब देने के लिए। विपक्षी जो घेराबंदी कर रही है, विपक्ष की पार्टियां जो घेराबंदी करने की कोशिश करेगी उस आलोक, आपने ये एजेंडा दरअसल बताया था। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो दल चुनावों में एक नहीं हुए वो संसद के सत्र से पहले एक होने का दावा कर रहे हैं, इसके पीछे की सियासत क्या है? मैं एजेंडा से मेरा तात्पर्य वो था। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने आपको बताया कि दिल्ली में आम आदमी और कांग्रेस पार्टी दोनों साथ में लड़ी और दोनों बुरी तरीके से उनकी हार हुई। तो क्षेत्रीय दल की जो अपनी सीमाएं हैं या क्षेत्रीय दल की जो अपनी महत्वाकांक्षा है वो नहीं चाहती कि कांग्रेस आए और कांग्रेस बड़ा भाई बनकर खड़ा हो। अगर आप देखें कि कांग्रेस हर स्टेट में, अगर जहां कहीं भी वो गठबंधन का हिस्सा है, चाहे वो यूपी में भी वो छोटा भाई है, झारखंड में भी वो छोटा भाई है, डीएम के शासित तमिलनाडु में भी वो छोटा भाई है। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी तृणमूल कांग्रेस लगातार कांग्रेस का विरोध करती है कि कांग्रेस राहुल गांधी को अभी भी वो परिपक्व नेता नहीं मानती है। तो इन सारे मतभेदों के बीच अगर 24 दल के नेता जैसे कि जयराम रमेश कह रहे हैं, इस तृणमूल कांग्रेस के नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं, क्या संकेत देना चाह रहे हैं? उमर अब्दुल्ला इस बैठक में मैंने आपको बताया कि जो ट्वीट आया है जयराम रमेश का और उन्होंने जो स्क्रीनशॉट लगाया है आप भी देख सकते हैं, तो उसमें अभिषेक बनर्जी नजर आ रहे हैं जो राष्ट्रीय महासचिव है। ठीक है। तो ये बदली हुई परिस्थिति है। दरअसल बात फिर वही जाकर टिकती है कि अपने अपने अवसरों के हिसाब से गठबंधन बनते बिगड़ते हैं। फिलहाल मॉनसून सत्र है और देखने की बात होगी, बहुत महत्वपूर्ण ये सत्र है, तो देखने की बात होगी कि आखिर किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष, दरअसल क्योंकि देश की जनता तो ये जरूर चाहती है कि संसद में कामकाज हो, सुचारू रूप से संसद का सत्र चले और जो देश के नेता हैं, जो एक तरह से जो कानून बनाने वाले लोग हैं, वो मिल बैठकर देश के बेहतरी के लिए काम कर सके। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए कुमार आलोक। और अब बात करेंगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारी है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में निवेश के नए अवसर सामने आए हैं। राज्य के उधम सिंह नगर जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। धामी सरकार की ओर से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग होने पर उत्सव मनाया गया और इस निवेश से राज्य में 81,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। धामी सरकार की ओर से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग होने पर यहां उत्सव मनाया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निवेश उत्सव कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के 1271 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास कार्यों का ई लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तराखंड सरकार की ओर से आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान उद्योग समूहों के साथ हुए MOU अब जमीन पर उतर रहे हैं। इस आयोजन के बाद उत्तराखंड में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहाड़ी राज्य में निवेश लाना पहाड़ियों पर चढ़ने जितना कठिन है। धामी सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ का निवेश उत्तराखंड के टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंचा है। मैदानी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना और पहाड़ी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना, दोनों में पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा कठिनाई होती है। और भाई पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं को, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब उत्तराखंड के लोग राज्य की मांग के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए। उत्तराखंड बनाने का काम भाजपा के नेता और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। जब उत्तराखंड के वासी उत्तराखंड के राज्य की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए। उत्तराखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस वक्त के हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योग के क्षेत्रों में हो रहे 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेशों से उत्तराखंड में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन हुए हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। 2 ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में जहां 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग करने में हम सफल रहे हैं, वहीं आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। उत्तराखंड में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश बताता है कि डबल इंजन की सरकार में राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बना है। इस निवेश से राज्य में 81,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए साल के अंत तक स्वदेशी चिप तैयार। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। और भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर क्षेत्र की महाशक्ति बनने की राह पर है। तेलंगाना के दौरे पर गए IIT और हैदराबाद के 14वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, और उन्होंने वहां यह जानकारी दी कि इस वर्ष पहले भारत निर्मित चिप तैयार हो जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत जल्द ही दुनिया के शीर्ष 5 सेमीकंडक्टर देशों में शामिल होगा। भारत जल्द बनेगा सेमीकंडक्टर क्षेत्र की महाशक्ति। इस वर्ष पहली भारत निर्मित चिप हो जाएगी तैयार। दुनिया के शीर्ष 5 सेमीकंडक्टर देशों में शामिल होगा भारत। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तेलंगाना के दौरे पर IIT हैदराबाद के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां सौंपी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार 6 सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी दे चुकी है और जल्द ही भारत दुनिया के शीर्ष 5 सेमीकंडक्टर देशों में से एक बन जाएगा। The first made in India chip, manufactured in India chip on a commercial scale will be manufactured in this year 2025. The way we have created the talent pool, the way we are promoting the design, and the way we are going deeper into the capital equipment and the materials required for semiconductors, India will become one of the top 5 semiconductor nations in the world. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत पहली बुलेट ट्रेन का अगस्त या सितंबर 2027 तक परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है। The first bullet train project is also rapidly progressing. We should see a bullet train running in 2027, somewhere in August or September. इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ तेलंगाना के काजीपेट में रेलवे वैगन निर्माण इकाई की प्रगति का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने काजीपेट इकाई में सिविल निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा होने और रेल कोच के निर्माण का काम 2026 में शुरू होने की उम्मीद जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत रेलवे के क्षेत्र में बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा। This is a mega factory for manufacturing railway coaches. This is state of the art factory. बहुत एकदम modern factory है ये, और 2026 में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग चालू करेंगे। इस मेगा फैक्ट्री का बहुत पोटेंशियल है। यहाँ कोचेस मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, इंजन्स मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, यहाँ पर मेट्रो का मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। ये वर्ल्ड के वन ऑफ द फाइनेस्ट डिजाइन से पूरा फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनेगा। अभी 150 लोकोमोटिव एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है, जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहला लोकोमोटिव को फ्लैग ऑफ किया एक्सपोर्ट के लिए। तो अब आने वाले समय में भारत एक बड़ा रेलवे मैन्युफैक्चरिंग और रेलवे एक्सपोर्टिंग कंट्री बनेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने काजीपेट में कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लंबे समय से चले आ रहे सपने को साकार करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जब कोई ट्रेन भारत से आए तो उसकी तकनीक बेहतर और लागत कम होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और न्यूज नाइट में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए नशे से मुक्ति, विकसित भारत की शक्ति। Saving life in distress is your calling. If you want to protect the country from maritime security threats, if you want to lead a multifarious lifestyles and dynamic job profile, if you want to be part of a fast-growing maritime force, if you want to serve the nation with pride and integrity, join the Indian Coast Guard as Assistant Commandant. For details, log in to www.joinindiancoastguard.cdac.in. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। और अगली खबर वाराणसी यानी काशी से, जो कि बेहद विशेष है क्योंकि काशी अपने आप में विशेष है। और यहाँ पर चलाया जा रहा है एक विशेष अभियान, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। और इस कार्यक्रम का काशी में विशेष तौर पर आयोजन किया जा रहा है। युवा आध्यात्मिक समिट के नाम पर 100 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठन इस आयोजन में शामिल हुए हैं। और इस समिट में पूरे देश से आए युवाओं में भारी उत्साह देखा जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। नशे से युवाओं की मुक्ति, बनेगी विकसित भारत की शक्ति। 2047 तक पूर्ण होगा विकसित राष्ट्र का लक्ष्य। पीएम मोदी के नेतृत्व में युवा बन रहे सशक्त। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, इसी सोच और नारे के साथ वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक आध्यात्मिक संगठन और 500 युवा भाग ले रहे हैं। 20 जुलाई तक चलने वाले इस सम्मेलन में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार सहित कई गणमान्य हस्तियां भी उपस्थित रहीं। युवा प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवा शक्ति ही निभाएगी। युवाओं के द्वारा नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाना है। 5 साल में युवा नशा मुक्त हों, ये हम सबका संकल्प है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी मन की बात में और सार्वजनिक कार्यक्रम में देश के युवा एडिक्शन से दूर रहे, नशा मुक्त हो, उसके लिए बात कही। हमें युवा फॉर नशा मुक्त विकसित भारत बनाना है। हम सब लोग सामूहिक तौर पर एक संकल्प करें, एक कार्ययोजना बनाए। ये कार्ययोजना 5 साल तक इंप्लीमेंट करके हम विकसित भारत में युवाओं को नशा मुक्त होके
अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए प्रेरित करें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं की ताकत को पहचाना। हम अपने युवाओं की ताकत को जो है ना एकत्रित करके सही दिशा में ले जा करके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना लेकर 2047 में चल रहे हैं, उस आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत के सपने को साकार करने में हमारे युवाओं की भूमिका को सशक्त रूप से जोड़ा जाता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सभी मंत्रालय मिलकर नशा जैसे अभिशाप से युवाओं को मुक्त कराने की दिशा में हर संभव कदम उठा रहे हैं। मोदी जी की सरकार एक साथ इस प्रयास में लगी है और खास करके कई मंत्रालय पर यह दायित्व दिया गया है, चाहे वह शिक्षा का हो, खेल का हो, युवा का हो, चाहे सामाजिक कल्याण का हो या गृह मंत्रालय का हो, तो सब मिलकर हम नशा मुक्त भारत अभियान में लगे हैं। जरूर सफलता मिलेगी। इस आयोजन को लेकर युवा भी काफी उत्साहित हैं। नशा मुक्ति अभियान को लेकर युवा सरकार को सुझाव भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जता रहे हैं। यहाँ पे हमें आके काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे अलग अलग यूथ से मिले, अलग अलग उनकी थॉट्स हैं, उनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे माननीय मोदी जी ने काफ़ी अच्छा कार्यक्रम किया क्योंकि इसमें सारे यूथ आएंगे। मैं यहाँ आके मेरा बहुत आनंदित हो रहा है। मोदी जी का जो थीम युवा को लेकर जो नशा मुक्त करना चाहते हैं वो बहुत अच्छा है, ये पॉपुलर होगा। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर आधारित सत्र हो रहे हैं, जिनमें नशे की लत को समझना और युवाओं पर इसका प्रभाव, नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क और वाणिज्यिक हितों को तोड़ना, प्रभावी अभियान और पहुंच संबंधी रणनीतियों को डिजाइन करना और 2047 तक नशा मुक्त भारत के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का निर्माण करना शामिल है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने और युवा शक्ति को नशे के खिलाफ एकजुट कर एक सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प को बढ़ावा देना है। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह इस वक्त काशी से, वाराणसी से जुड़े हुए हैं। हरिकेश, शिव शंकर भोलेनाथ की नगरी से काशी में नशा मुक्त का ये जो समिट है, कितना महत्वपूर्ण, कैसे महत्वपूर्ण, क्या संदेश काशी इस समय पूरे देश को दे रही है? देखिए निखिल, बड़ा अच्छा शुरुआत किया आपने कि शिवशंकर की नगरी से। तो अभी चूंकि मैं यहाँ पे हूँ और अब सावन का महीना चल रहा है, इसको आप ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं कि जो बाबा के भक्त हैं, जो कांवड़िए चलते हैं, वो भी युवा हैं, वो भी श्रम कर रहे हैं। इसके अलावा अध्यात्म की तरफ जो युवा हैं उनका काफ़ी झुकाव हुआ है। इस कम से कम जब से बाबा विश्वनाथ का जो धाम है, जिसका जीर्णोद्धार किया यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। श्रद्धालु जो यहाँ पे आते हैं उनकी संख्या में प्रत्येक वर्ष करोड़ों की संख्या में पहुँच जा रही है जो श्रद्धालु आ रहे हैं, और उनमें ज़्यादातर युवा होते हैं। तो युवाओं का जो रुझान है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ा है। और इसी को देखते हुए जो खेल और युवा मामले का मंत्रालय है, उसने आध्यात्मिक रूप को लेकर नशा मुक्त भारत का जो सोचा है, उसको यहाँ पे क्रियान्वित करने के लिए काशी में रुद्राक्ष सेंटर में शुरू किया है। ये जो 100 से ज़्यादा लगभग आध्यात्मिक जो संगठन हैं, जो लोगों को प्रेरित करते हैं अध्यात्म की तरफ और खेल की तरफ, वो संगठन यहाँ पर आए हुए हैं। 500 से ज़्यादा युवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज जो सेशन चले, उसमें सेशन में युवाओं ने सरकार को और वहाँ पर आए हुए जो संगठन से जुड़े युवा थे, उन लोगों ने कई सुझाव भी दिए, प्रश्न भी पूछे। मेरे साथ एक खेल से संगठन से जुड़े हुए हैं, ये इन्होंने भाग लिया है। आप जो भाग लिए हैं खेल के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से जो ये चर्चा हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं नशा मुक्त करने के लिए? ये बहुत अच्छा प्रयास है कि युवाओं को और किशोरों को जो है खेल से और अध्यात्म से जोड़ के जो है, तो उनकी ऊर्जा को जो है एकदम आप सही दिशा में ले जा सकते हैं। नहीं तो फिर बच्चों को बिगड़ने में ज़्यादा समय जो है नहीं लगता है, क्योंकि वो हर एक नई चीज़ के प्रति आकर्षित होते हैं, तो जिसमें नशा भी है। लेकिन उन बच्चों को अगर खेल से जोड़ दिया जाए या अध्यात्म से या योग से किसी तरह से जोड़ दिया जाए, तो वह जो है इनसे बचे रहते हैं। मेरा खुद का अनुभव रहा है
कि मैं 13-14 साल की उम्र में जो है खेल से जुड़ा और करीब करीब 18-20 साल की उम्र तक खेला, तो जिससे मैं इन सब सी चीज़ों से बचा रहा। तो ये मेरा जीवन में बहुत बड़ा इनका खुद का अनुभव है और एक अध्यात्म से जुड़े हुए हमारे साथी यहाँ पे आध्यात्मिक संगठन के हैं। आप क्या कहेंगे, अध्यात्म से कैसे जुड़ के नशे से दूर रहा जा सकता है? किसी देश की युवा पीढ़ी जो होती है उस देश की कर्णधार और भविष्य होती है। यदि युवा पीढ़ी लत का शिकार हो गई तो राष्ट्र के उत्तम भविष्य को तय कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा एक संगठन है अहम से वयम तक और व्यक्ति से व्यक्तित्व तक। तो युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें भटकाव वाले रास्ते से उनकी दूरी बने और निर्माण की तरफ वो आगे बढ़ें। तो हमारे देश के सभी हिस्से के सभी लोगों के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि वो युवाओं को कम से कम खेल, संगीत और आध्यात्म से, खास तौर से मैं कहूँगा कि व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने की प्रेरणा उन्हें दें। और इस संदर्भ में मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं जिसे मैं पढ़ना चाहूँगा कि पी कर बर्बाद हुए जो जाकर उनके घर देखें, पी कर बर्बाद हुए जो जाकर उनके घर देखें, रोते उनके बच्चे देखें, बिकते उनके घर देखें, रोते उनके बच्चे देखें, बिकते उनके घर देखें, धन्ना सेठ पिए क्यों मदिरा, उसके अंदर का डर देखें। ये देखिए किस तरह से बता पा रहे हैं कि जो नशा करते हैं वो किस तरह से उनका नुकसान होता है, घर बिक जाता है, जो रोग होते हैं। तो इसलिए नशा मुक्त भारत का जो अभियान है, इसमें आध्यात्मिक संगठन को जोड़ा गया, युवाओं को जोड़ा गया। ये निश्चित रूप से काशी से, और कल इसकी घोषणा भी होनी है कि देखिए किस तरह का डिक्लेरेशन आता है। निखिल जी, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए हरिकेश, और आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए थे उनका भी शुक्रिया। और सबसे खास बात है कि आपके साथ में जो लोग हैं वो भी इस बात से साफ तौर पर पता चल रहा है कि काशी के लोग कितने उत्साहित हैं और तैयार हैं कि इस अभियान को देश के तमाम हिस्सों तक लेकर जाएंगे। और न्यूज़ नाइट में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए जारी है विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। क्या आप जानते हैं कि देश में हर दिन 6000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ रुपया गंवा रहे हैं। देखिए, किसी को पैसे दुगने करने की जल्दी होती है तो कोई जो है अनजाने नंबरों से आए हुए वीडियो कॉल्स को झट से उठा लेते हैं, और कई तो ऐसे हैं कि नकली पुलिस, सीबीआई या जज के वीडियो कॉल से डर भी जाते हैं। साइबर अपराधियों की चालों से बचना है अगर आपको, तो उनसे 2 कदम आगे रहना होगा। आज ही फॉलो कीजिए गृह मंत्रालय का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त। फिर भी अगर आप शिकार बन जाएं तो बिना देर किए कॉल कीजिए 1930 पर, या अपनी कंप्लेंट जो है उसे दर्ज करें यहां www.cybercrime.gov.in पर। ध्यान रहे, साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन। स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। धन्यवाद। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बिहार में सघन मतदाता पुनरीक्षण भले ही सियासत का केंद्र बना हो और नेताओं के बीच बयानों के तीर चल रहे हों, लेकिन निर्वाचन आयोग सभी पात्र वोटर्स को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी डेडलाइन के 6 दिन बाकी हैं और चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में 95.92%
इसके तहत मतदाता सूची में लोगों को शामिल कर लिया है। बिहार में निर्वाचन आयोग सभी पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। पात्र मतदाताओं का नाम सूची में सुनिश्चित करने के लिए बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी डेडलाइन के 6 दिन बाकी हैं और चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत 95.92% मतदाता सूची में शामिल कर लिए हैं। यानी 7,57,46,821 मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं, जबकि 32,23,023 फॉर्म आयोग को प्राप्त नहीं हुए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 77,895 BLO घर घर जाकर मतदाताओं की गणना फॉर्म भरने और उन्हें एकत्र करने में मदद कर रहे हैं। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1,54,977 BLA यानी बूथ स्तरीय एजेंट भी अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर लोगों के गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। 25 जून से शुरू हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 26 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। बिहार के सभी 261 शहरी स्थानीय निकायों के सभी 5,683 वार्डों में विशेष शिविर लगाए गए हैं। इसके अलावा समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किए गए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बचे हुए मतदाता समय पर अपने EF भर दें और 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाले ड्राफ्ट ER में उनके नाम शामिल हों। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण पटना से जुड़े हुए हैं। मधुरेश, सबसे पहले तो जो ये मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है, सघन मतदाता पुनरीक्षण, इसका जो 95% से ज़्यादा नाम अभी तक जोड़े जा चुके हैं, तो क्या इसके बाद जो राजनीतिक दल हैं, जो उनका ताप था जिसको कहना चाहिए, उसमें कुछ नरमी आई है या अभी भी जो अंदाज है वो उसी तरह से चल रहा है सियासत का? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव के जो तेवर हैं वो अभी भी तल्ख ही दिख रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने 35 राजनीतिक दलों को पत्र लिख करके SIR पे समर्थन मांगा है। उनका कहना है कि बिहार में जिस तरीके से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं टारगेट करके, उसी तरीके से अन्य राज्यों में भी चुनाव होना है, वहां भी जो विपक्ष है उसको परेशान किया जाएगा, इसलिए वो समर्थन मांगते हुए फिर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मतदाता हैं उनका उत्साह बिहार में दिख रहा है। 95% लोगों का इस मतदाता पुनर्निरीक्षण में शामिल होना ही अपने आप में बताता है कि चुनाव आयोग का ये कितना दमदार कदम है और कितना सफल है। इसमें आम लोगों की सहभागिता है और बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो महज जो अफवाह फैला करके अपनी राजनीतिक फायदे के लिए अफवाह फैला रही हैं, उसका कुछ बहुत ज्यादा फायदा होता उनको दिख नहीं रहा है। ऐसे में जो विपक्ष है वो अपने फलक को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे राज्यों में भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे भी मदद मांग रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने एक दूसरा आज बड़ा फैसला निखिल और भी लिया है। चुनाव आयोग ने 12,700 कुछ बूथ की संख्या भी बढ़ा दी है। इसके बाद बिहार के 243 विधानसभा सीटों पे कुल बूथों मतदाता बूथों की संख्या जो है वो 90,800 कुछ हो जाएगी। तो इसके बाद जो मतदाता हैं इसमें ये जो बूथ बढ़ाए गए हैं ना, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों को दूर ना जाना पड़े, वो अपने घर के पास ही आसानी से वोट कर सके, इसके लिए बढ़ाया गया है बूथ। तो निश्चित रूप से जब मतदाताओं को फैसिलिटी मिल रही है, पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस बार जो वोटिंग होगी वो बिहार में बम्पर ही होगी। जी, निश्चित तौर पर। दो बातें और आपसे समझना चाहेंगे। एक तो हुए BLA जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो विभिन्न दलों के एजेंट्स हैं वो तो अपने मतदाताओं को या जो अपने साथ में जो उनको लगता है कि वो उनके साथ में लोग जुड़े हुए हैं उनको कम से कम फैसिलिटेट करने के लिए काम तो कर ही रहे हैं। और दूसरी बात, जब 95.96% यानी कि लगभग 96% मतदाता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहे हैं, तो पब्लिक रिएक्शन कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है BLA उस पर सवाल उठाना विपक्ष का अपने आप में बड़ा एक हास्यास्पद चीज है, क्योंकि लगभग
जो 25-40% के आसपास जो BLOs काम कर रहे हैं वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। चुनाव आयोग ने इस पे बैठक करके उनके साथ में उन BLOs मांगे थे, जिसके बाद जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को BLO के काम में लगाया है। तो अगर आप BLOs के काम पे सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के काम पे सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने जिन जो उनके कार्यकर्ताओं साथ को चुनाव BLO आयोग लगे हैं के साथ उनके काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो उनके साथ लगे हैं उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मतलब अचंभा है कि विपक्ष अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं कर रही है, तो पता नहीं किस पे भरोसा करेंगे। दूसरी तरफ जहां तक आम मतदाताओं के रिएक्शन की बात है तो रिएक्शन तो साफ साफ दिख रहा है। 95% लोग जब मतदाता पुनर्निरीक्षण का फॉर्म भर रहे हैं, उसमें शामिल होना चाह रहे हैं, अपने वोटर आइडेंटिफिकेशन का वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से मतदाताओं का उत्साह बहुत हाई है। मतदाता जो है वो इस बार जो चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि बम्पर वोटिंग होगी और निकल करके बाहर आएंगे। मतदाता जागरूक हैं बिहार के। जी जी जी, निश्चित तौर पर। और ये भी सियासत का एक बड़ा पहलू है और उसको सभी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि दरअसल मतदाता क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए मधुरेश नारायण। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए न्यूज नाइट में। ब्रेक के बाद देखेंगे बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। आगे देखिए, बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। रुकेंगे ब्रेक के लिए। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एक सवाल पूछा जा रहा था कि देश में धर्मांतरण कराने वाले कितने छांगुर, और इसका जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिशन अस्मिता के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ एक्शन के बाद एक और बड़े अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। योगी सरकार अवैध धर्मांतरण को लेकर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ एक्शन के बाद एक और बड़े अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह प्रदेश में युवतियों को वरगला कर, प्रलोभन देकर और कट्टरपंथी सोच के जरिए अवैध धर्मांतरण कराने में संलिप्त था। आगरा से लापता 2 बहनों के केस की जांच में ये मामला सामने आया। पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। यूपी सरकार के अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने की मिशन अस्मिता के तहत पुलिस ने 6 राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें आयशा उर्फ SB कृष्णा को गोवा से, अली हसन उर्फ शेखर राय को कोलकाता से, ओसामा को कोलकाता से, रहमान कुरैशी को आगरा से, अबू तालिब को खालापार मुजफ्फरनगर, अबू रहमान को देहरादून, मोहम्मद अली को जयपुर, जुनैद कुरैशी को जयपुर, मुस्तफ़ा उर्फ मनोज को दिल्ली से, मोहम्मद अली को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह जबरन धर्मांतरण, लव जिहाद और विदेशी फंडिंग के जरिए देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों में संलिप्त था। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। पुलिस के मुताबिक मिशन अस्मिता के तहत इससे पहले भी कई संगठित अवैध धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ हो चुका है। आगरा प्रकरण में पकड़े गए आरोपी विशेषकर युवतियों और नाबालिग लड़कियों को प्यार, नौकरी, आर्थिक मदद और धर्म से जुड़ी भ्रांतियों के माध्यम से फंसाते थे। उन्हें पहले भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाया जाता और फिर दबाव या प्रलोभन के जरिए इस्लाम में धर्मांतरण कराया जाता। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह भी आज गिरफ्तार किए गए हैं। उन लोगों से भी तमाम सारी पूछताछ की जाएगी और इस बड़े रैकेट में जो तमाम सारे लोग होते हैं इनके अलग अलग काम डिवाइड है। निखिल, कैसे पैसा आएगा, फिर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, कौन रुकने का इंतजाम करेगा, कैसे जो है कह रहे हैं लव जिहाद करने वाले अलग लोग हैं, उनको प्रश्रय देने वाले अलग लोग हैं। तमाम बहुत बड़ा ये सिंडिकेट फैला रखा है इस गैंग ने। इस गैंग पर अब सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें ATS और STF के साथ साथ अब केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें करेंगी। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश होगा। जिस तरीके से ये 10 लोग ही नहीं गिरफ्तार हुए हैं, इनके पीछे न जाने कितने नापाक चेहरे हैं जो देश में गलत मंसूबे लेकर टहल रहे हैं। निखिल, निश्चित तौर पर ये बात जो आपने कही कि इसके पीछे न जाने कितने नापाक चेहरे हैं जो देश में गलत मंसूबों के साथ घूम रहे हैं, उन सब का पर्दाफाश किया जाना बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून की बारिश आफत का सबब बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर से दक्षिण तक देश के कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजस्थान के अजमेर में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश से आना सागर झील पूरी तरह भर चुकी है और पानी ओवरफ्लो होकर चौपाटी समेत तमाम निचले हिस्सों तक पहुंच गया है। लगातार बारिश के चलते झील का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। SDRF और सिविक एजेंसीज लगातार काम कर रही हैं और प्रशासन जुटा हुआ है। तो न्यूज़ नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।